Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is reliability of research tool. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वैलिडिटी। सो वैलिडिटी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप पहले देख लीजिए। इसका लिंक यहाँ आई बटन आ रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी। सो व्हाट इज़ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी क्या होता है? आपने सुना होगा दैट दिस इज़ नॉट रिलायबल। व्हाट इज़ रिलायबिलिटी ना? तो रिलायबिलिटी का मतलब है ट्रस्टवर्दी, सो ट्रस्टफुल। सो जिस रिसर्च टूल का आप यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं आपकी स्टडी के लिए, मतलब वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं आपकी रिसर्च के लिए, वो सही है कि नहीं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सो रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी इज़ अ डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इट इज़ द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर। सो वो कंसिस्टेंसी उसके अंदर है कि नहीं, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, ये अगर पता चलता है तभी वो टूल रिलायबल है। मतलब जो भी टूल है उसकी रिलायबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? उसको सही काम करना चाहिए। एक तो जितनी बार भी हम यूज़ करें उसको सेम आंसर देना चाहिए। अगर मतलब सही हम चीज़ पे यूज़ कर रहे हैं बार बार तो उसको वही आंसर देना चाहिए जो है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी का बीपी चेक करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए हम उसका बीपी चेक कर रहे हैं 120 mmHg, सिस्टोलिक बीपी उसका है, ठीक है, चेक किया हमने। बट आफ्टर सम टाइम जब हमने उसका ब्लड प्रेशर दोबारा से चेक किया तो 160 mmHg आ रहा है, तो ये टूल रिलायबल नहीं है। हाँ, ये आप अब आप कह रहे होंगे कि क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एंजाइटी हो गई हो या उसको कुछ हो गया हो अचानक से तो उसका बीपी बढ़ गया हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उसका बीपी बढ़ गया हो किसी अलग फैक्टर्स की वजह से। बट अगर ये ऐसी बात नहीं है, अगर वो पेशेंट बहुत नॉर्मल है, अगर वो पेशेंट नॉर्मल है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लड प्रेशर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हमने पहले चेक किया इतना आ रहा है, दूसरी बार में इतना आ रहा है, तो वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। अगर उसको कुछ होता है तो वो एक अलग चीज़ है, अलग केस है। बट अगर वो पर्सन बिल्कुल ठीक है तो ये नहीं है, रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेजरिंग ऑफ रिलायबिलिटी। अब हम रिलायबिलिटी को कैसे चेक करते हैं? सो रिलायबिलिटी को हम 3 एस्पेक्ट्स में चेक करते हैं। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, देन इंटरनल कंसिस्टेंसी, देन इक्विवेलेंस। सो जो हमारा टूल है वो स्टेबल होना चाहिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी शो करे और इक्विवेलेंसी को शो करे। स्टेबल मतलब जैसे कि हर बार वो सेम चीज़ को हमें बताए, है ना, सेम आंसर अगर दे। द स्टेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी मीन्स इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड सेम रिजल्ट व्हेन सेम रिजल्ट, दैट इज सेम रिजल्ट वैन यूज कंसिक्यूटिवली फॉर 2 और मोर टाइम्स, ठीक है। बार जब हम उसको यूज़ करें 2 या 2 से ज़्यादा बार भी तो और सेम रिजल्ट को दे। स्टेबिलिटी इज एस्टिमेटेड टू मेक श्योर दैट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्टेंट इन प्रोवाइडिंग सिमिलर रिजल्ट विद रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी बार भी आप उसको यूज़ करें एक तो वो रिजल्ट जो है सेम दे, तभी वो टूल जो है हमारा स्टेबल होगा, तभी उसके अंदर स्टेबिलिटी है, हम कह सकते हैं। सो ये होता है हमारा कि किस तरीके से हम लोग टूल की स्टेबिलिटी एक तो है। सो नाउ अब स्टेबिलिटी को हम चेक कैसे करते हैं? सो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम जो स्टैटिक्स में हम यूज़ करते हैं वो हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। टेस्ट टेस्ट रीटेस्ट मेथड का, एक तो हम अभी रिसर्च पढ़ रहे हैं, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बता पाऊंगी। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं और हम इसमें जो है कि हम कोरिलेशन चेक करते हैं स्टडी में। जब हम टेस्ट टेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो यही है कि एक बार टेस्ट किया फिर दोबारा से टेस्ट किया तो रिजल्ट जो है सेम आना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कोरिलेशन को चेक करेंगे और कार्ल पियर्सन फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए, कार्ल पियर्सन जो कोरिलेशन टेस्ट मेथड है उसको हम यूज़ करते हुए चेक करते हैं अपना टूल की स्टेबिलिटी को। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आर इज़ इक्वल टू रूट आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन में रूट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस में वाई इसको। सो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, या फिर कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो आप जा करके अपने कहीं पर भी देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द टेस्ट रीटेस्ट मेथड की, जो अगर हम एक बार टेस्ट कर रहे हैं फिर दोबारा टेस्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है सेम आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो इंटरनल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड homogeneity. This is homogeneity. It is also called homogeneity. Internal consistency ensure that all subparts of the research instrument measure the same characteristics, ठीक है। जो भी सारे सब पार्ट्स हैं उसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं जो भी हमने टूल बनाया उसके। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन अगर हमें चेक करना है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना है टुवर्ड द किसी भी चीज़ के लिए, लाइक हम अगर नर्सिंग केयर उसको जो प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल में उसके
टूवर्ड हमें उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अगर चेक करना है तो उसके अंदर सभी सब पार्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, बट वो शुड बी रिलेटेड टू नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड ही होने चाहिए, ना कि आप उसमें अब हाउस कीपिंग का भी ऐड कर दो, इसमें आप डाइट का भी ऐड कर दो, जो कि वो डाइटिशियन वगैरह का होता है। ठीक है, तो अगर आप उसमें हाउस कीपिंग का ऐड कर देंगे, डाइट का ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें ऐड कर देते, ये तो नर्सिंग का काम नहीं है ना कि आपका इलेक्ट्रिसिटी में कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी हम आके देखें, या फिर आपका सफाई है कि नहीं। हाँ, ऑफकोर्स ये हम देख सकते हैं, बट ये जो है हाउस कीपिंग वाला हाउस कीपिंग का ही काम करेगा, तो ये वाले जो फैक्टर्स है वो इसमें ऐड नहीं होने चाहिए। अगर आप नर्सिंग का एटीट्यूड, नर्सिंग के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल पेशेंट का चेक कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट को ही अगर आप डालेंगे, तभी वो कंसिस्टेंसी हम उसकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको टाइम पे मेडिकेशन मिली या नहीं, आपका टाइम पे वाइटल साइंस चेक हुए कि नहीं, आपको जो है कि मेडिकेशन से जब भी आपने नर्सिंग को बुलाया तभी वो आए कि नहीं। तो इस तरीके से इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम चेक करते हैं। सो इसके लिए हम अपना स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की बात करें तो हम इसमें स्प्लिट हाफ मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, इसमें हम स्प्लिट हाफ मेथड का यूज़ करते हैं। सो जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स कराऊंगी तब मैं आपको इसके फॉर्मूले भी बताऊंगी, बट अभी हम रिसर्च सिर्फ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस। सो इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है कि दिस एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड व्हेन द रिसर्च इज टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ टूल विच इज़ यूज्ड बाय टू डिफरेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, लाइक मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे पढ़ लेना। इक्विवेलेंस क्या होता है कि एक टूल आपने बनाया, ठीक है, आपने कोई भी टूल को बनाया है, तो उसको अब इसको दो लोग वहाँ पर बैठे हैं, तो अब जैसे कि आपने उसको बनाया, तो एक आप जब आप यूज़ करें या फिर मैं यूज़ करूँ, तो वो टूल दोनों के यूज़ करने पर सेम रिजल्ट अगर देता है, दैन इट इज़ इक्विवेलेंस। ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से बायसनेस कर रहे हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ सही तरीके से, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंस ना। सो एक टूल ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों की यूज़ करने पे सेम रिजल्ट को बताए। सो दिस इज़ योर इक्विवेलेंस। सो आई होप आपको रिलायबिलिटी समझ आ गया होगा कि टूल को रिलायबल कब कहा जाता है, और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।